अगले 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि एक तो हम भोपाल की ज्योग्राफी में जो तालाब है उस तालाब को सिर्फ और सिर्फ एक फीचर की बजाय एक हमारे लिए वो बहुत बड़ा एसेट है उस पर बात करूंगा कि कैसे वो हमारी ज्योग्राफी में, हमारी मॉर्फोलॉजी में जो बीच में एक तालाब है उसने हमें कितना फ़ायदा दिया है, और तालाब केवल तालाब नहीं उसके अड़ोस पड़ोस का जो इकोसिस्टम है उसकी बात भी होगी। और फिर मैं 4 मुद्दों पे थोड़ी थोड़ी सी बात करूंगा कि जो पॉलिसी लेवल के बजाय वो एक आम समस्या है जो शायद भोपाल से लेके दतिया में और बुरहानपुर से लेके शायद मंडला में हर जगह वो उसी प्रकार की समस्या है, हम उसको कैसे स्केलेबली आगे लेके बढ़ सकते हैं। तो वही कि भोपाल का शेप और 4 समस्याएं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर बहुत ज्योमेट्रिकली देखें और सब कुछ भूल जाएं तो शहरें, हमारी जो सड़कें हैं वो काफ़ी रेडियल शेप दे देती हैं, जो कि एक बहुत ही आइडियलिस्टिक एक रेडियल शहर का एक जो हमारे दिमाग में विवरण आते हैं कि हर दिशा में बराबर रिसोर्सेस का होना, बराबर हर दिशा में सड़कों का होना, उसमें एक जगह जो बीच में हम देख पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसी में पीछे हाँ, इसमें थोड़ी सी हमने डेंसिटी डाल के देखी, और हमारे यहाँ ना भोपाल में एक बहुत बड़ा फायदा या हम समझ नहीं पाते हैं कई बार जब हम बाकी शहरों से या बिल्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो आज भी हमारी रेसिडेंशियल और बिल्ड डेंसिटी काफी कम है। रेसिडेंशियल और बिल्ड डेंसिटी काफी कम होने के कई और फायदे होंगे, मैं केवल ट्रांसपोर्ट के मद्देनजर बता रहा हूँ कि जो सर्विसेज, जो ट्रांसपोर्ट की जो कैरी, जो हमें सुविधा की आवश्यकता होती है, मैं रिपीट करूंगा, मान लीजिए आज से 50 साल पहले टीटी नगर और नए टीटी नगर में कि पहले यदि वहां केवल 500 घर थे तो अब यदि वहां 5000 घर बन गए तो 10 गुना ज्यादा ट्रिप्स होंगी, 10 गुना ज्यादा पार्किंग होगी, 10 गुना ज्यादा ऑटो के रिक्वायरमेंट होगी। तो डेंसिटी ट्रांसलेट्स इनटू ट्रांसपोर्ट डिमांड, और जब डेंसिटी ट्रांसपोर्ट डिमांड में ट्रांसलेट होने लगेगी तब हम ये समझ पाएंगे कि हमें अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई से तात्पर्य है सड़कों की कैपेसिटी, पार्किंग की कैपेसिटी, नेटवर्क में डिले की कैपेसिटी, डिले को कम करना। तो उस संदर्भ में यदि आप देखें जो राइट में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, आज के समय में मोटा मोटा एक कुछ इंडिकेटर है हमारे पास कि अगर हमारी पॉपुलेशन 25 लाख है, मोटा मोटा हर व्यक्ति एक ट्रिप एक दिन में बनाता है। एक घर में यदि 5 लोग हैं तो जरूरी नहीं है 5 लोग दिन में बाहर जाएं, लेकिन उस घर से 5 से 6 ट्रिप बनती हैं। ये संख्या अभी भी कम है यदि हम इसी साइज के बाकी शहरों से कंपेयर करें, मैं अगली स्लाइड में जाके बताऊंगा। और एक बहुत बड़ा हमारे पास फायदा है कि हमारी आज भी एवरेज ट्रिप लेंथ मोटा मोटा 4 से 5 किलोमीटर से ज्यादा कोई नहीं जा रहा है। देयर आर इंडिविजुअल ट्रिप लेंथ, कोई हबीबगंज से, कोई होशंगाबाद रोड से एयरपोर्ट जाता होगा, मैं रोज नौकरी करने 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर जाता हूं, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज 5 किलोमीटर एवरेज ट्रिप लेंथ टोटल ट्रिप्स की, जिसमें वर्क ट्रिप भी है, एजुकेशन ट्रिप भी है, रिक्रिएशनल ट्रिप भी, सभी। तो हमारे पास ये अभी भी एक मैनेजेबल साइज है इस शहर के लिए, और ये हमें समझना है। नेक्स्ट स्लाइड, एक और क्लिक करेंगे। ये मोटा मोटा हम यहाँ लिमिटेशन में फंसते हैं। अब जब अपने शहर को देखते हैं, कमला पार्क, और अगर मैं वैसे बात करूं तो एक्सटॉल कॉलेज के सामने का तिराहा, क्या बोलेंगे उसको, जो काली मंदिर के आगे आने के बाद जो तिराहा बनता है, ये 2 हमारे सबसे बड़े बॉटलनेक हैं इस पूरे शहर के लिए, अगर हमें दक्षिण से उत्तर जाना है या पूर्व से पश्चिम जाना है, अनलेस कि हम बाईपास से ना जाए। गिन्नौरी और काली मंदिर और जिंसीवाला रोड पे समस्याएं हैं, उसको बढ़ाना, उसको ठीक करने में कई समस्याएं हैं। बात मोटी मोटी आके फंस जाती है कमला पार्क पे, यही एकमात्र एक लिंक बचता है जो कि आर्टिफिशियली मेड एक एम्बैंकमेंट है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, शायद आप में से काफी लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन फिर भी वो एक पतला सा वो चिकन नेक की तरह एक हमारा एक कॉरिडोर बनता है पूरे शहर के लिए। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारियां, और हम करीब करीब सेचुरेट हो चुके हैं, मैं संख्याओं पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज हम सेचुरेट हो चुके हैं उस कॉरिडोर कैपेसिटी पे। किसी भी प्रकार के नए एस्टेब्लिशमेंट लाना, एक सेंटेंस बोल सकता हूं, जिसको आप चिकन नेक बता रहे हैं, उसी पे पूरे भोपाल की प्लानिंग हो रही है कि प्रोफेसर्स कॉलोनी में सारी चीज शिफ्ट करनी है। उसकी राय बता दीजिए कि अगर वो बन गई तो सत्यानाश हो जाएगा। तो हमारे जो कॉरिडोर होते हैं वो पाइपलाइन की तरह होते हैं, जिससे हमारे घरों में पानी आता है। नर्मदा से जल आता है और बड़ी पाइपलाइन हमारे घर आते आते 1 इंच की पाइप आती है। मैं प्लम्बर को 5000 रुपया एक्स्ट्रा देके बोलूं कि आप मेरे घर में 5 इंच का पाइप लगा दीजिए, वो लगा देगा, लेकिन पानी तो, क्योंकि पीछे वाली पाइपलाइन पतली है तो पानी तो 1 इंच का ही आएगा। तो वो जो कॉरिडोर में ये जो मनमर्जी से हम कहीं भी सड़क चौड़ी कर दें, पतली कर दें, 8 लेन कर दी, लेकिन बीच में तो जहां आपका बॉटलनेक वो 2 लेन की सड़क है, तो वो फ्लो तो उतना ही आएगा। रही बात वीआईपी रोड, लाल घाटी, वीआईपी रोड, कमला पार्क, पॉलिटेक्निक, उर्दू भवन,
अपार्ट फ्रॉम केटरिंग टू द लोकलाइज्ड डिमांड, ये शहर की नॉर्थ साउथ डिमांड को केटर करने का एकमात्र कॉरिडोर है। इफ वी क्रिएट सराउंडिंग एस्टैब्लिशमेंट विच वुड बी क्रिएटिंग मोर डिमांड, जो और ट्रिप्स को बुलाएंगी, तो हमें अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान सिस्टम सैचुरेटेड है। मैं बहुत ही फ्रैंकली बोलता हूं कि हमें वर्तमान में चैलेंजेस हैं, लेट्स आइडेंटिफाई चैलेंज एंड सॉल्व। तो मैं उस दिशा में तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूं बोलने में ये गलत हो गया, ये सही हो गया, लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं तो हम ऑल्टरनेटिव कैपेसिटी हम कहां से लाएंगे? मेट्रो कॉरिडोर की बात हो रही है, एमआरटीएस कॉरिडोर तो है ही नहीं वहां। मतलब आज की डेट में मैं अभी इतने भ्रामक एडवर्टाइजमेंट है भोपाल में, कोलार में, चिचली में एक नई कॉलोनी है जो हमारी हाउसिंग बोर्ड बना रही, लिख रही कि प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के साथ। भोपाल की प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के रूट तो बहुत दूर है। तो हमें वो 6000 एक संख्या है, करीब करीब 6000, आज एक घंटे में 6000 कार के बराबर का ट्रैफिक चल रहा है कमला पार्क पे वर्तमान में, जो सबसे ज्यादा है, उसको पीसीयू में बोलते हैं हम। लेकिन वो संख्या 12000 13000 बहुत आसानी से जाएगी नेचुरली ग्रोथ करते हुए, यदि हम कुछ नया न करें। नया करें तो हमें ऑल्टरनेटिव कैपेसिटीज बिल्कुल बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आप मान लीजिए कि हम हमारा हाल वही होने वाला है कि आज जो हम 15 मिनट के डिसीजन में हम एयरपोर्ट चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, सिनेमा हॉल चले जाते हैं, शहर में ट्रैवल टाइम बढ़ने वाला है, क्योंकि ये 2-3 जो हमारी लंग्स हैं वो काफी अभी क्रिटिकल कैपेसिटी पे चल ही रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा एमआरटीएस अलाइनमेंट है जो थोड़ा ब्रॉडली अलाइंड है, तो एमआरटीएस से मतलब है मेट्रो। अब ये हमें समझना है हमारी डेंसिटी कहाँ है, हमारा शहर कहाँ है, ये जो मेट्रो किन के लिए है, वो किस ट्रिप को फैसिलिटेट करेगा। अगर किसी व्यक्ति की ट्रिप 5 किलोमीटर की है, उस 5 किलोमीटर में यदि 2 या 3 किलोमीटर का अगर मुझे शेयर मेट्रो से मिलेगा तब तो शायद मैं कंसीडर करूंगा, लेकिन वो ओवरलैप अलाइनमेंट भी डिसाइड करना, हालांकि अब जो हो गया है हमें इसको कैसे मैक्सिमाइज करें तो मैं आगे बात करूंगा, एक बहुत मुख्य मुद्दा है बीआरटीएस। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कुछ हमने पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि हमारी वर्तमान फ्लो में हर सब कुछ कंसंट्रेट होकर आ जाती है कमला पार्क पे, क्योंकि हम पुराने शहर में अभी नहीं कर पा रहे हैं कुछ। इसका मतलब इट हैज टू बी प्रिजर्व्ड, इट हैज टू बी वेल टेकन केयर ऑफ। थोड़ी देर पहले शायद एनजीटी की बात भी हो रही थी, और एनजीटी से हर दूसरे महीने तीसरे महीने समन है हमारे पास एयर क्वालिटी एमिशंस के हैं, हमारे पास वाटर बॉडी और वेटलैंड के साथ में नए डेवलपमेंट के हैं, नए प्रपोजल भी हैं जो शायद होंगे नहीं होंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये 2 संख्याएं हैं, आप मत पढ़िए उन शहरों के नाम, ये देश के मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल टाउन्स के नाम लिखे हुए हैं नीचे। जो सबसे छोटी संख्या भोपाल की दिख रही है वो हमारी डेंसिटी है, और ये तालाब की देन है। हमारी रेजिडेंशियल डेंसिटी अमंग्स वन ऑफ द 20 सिटीज कैपिटल सिटीज ऑफ इंडिया इज लोएस्ट, क्योंकि बीच में तालाब है, तालाब में कोई रह नहीं सकता, तो एरिया बढ़ जाता है डिनोमिनेटर, और ऊपर की पॉपुलेशन कम है। उससे फायदा ये होता है कि आज किसी भी शहर के कोर में से आप 15 मिनट में शहर क्रॉस कर जाते हैं। आप ढूंढिए हैदराबाद, लखनऊ, किसी के भी कोर को आप 15-20 मिनट में क्रॉस कर पाए, इंदौर नहीं कर सकते हम शायद। तो तालाब एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके उल्टा आप देखिए स्पीड, जो सबसे नीचे वाले ग्राफ में सबसे हाईएस्ट मिल रही है हमको रनिंग स्पीड। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पा रहा है कि हमारे पास कोर में हैवी डेंसिटी, हैवी एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं है जो कॉरिडोर के अलोंग हैं। जो रीडेवलपमेंट, अगर हम धीमे धीमे कोर में डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, पॉपुलेशन डिमांड बढ़ेगी, उससे हमारी कैरिंग कैपेसिटी पे असर जरूर पड़ेगा, और उससे आज जो हम अचीव कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, और फिर शहर पेरी अर्बन और रिंग रोड वाली दुनिया में हम फिर को जाना होगा हमें। और वो कुछ बातें हो रही हैं कि भोपाल की रिंग बनेगी फंदा क्रॉस करके और बाईपास में, तो हम फिर उस दिशा में फिर हमें अपने शहर को कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा कि शहर बीच में डेंस नहीं होके रिंग बनेगी, और रिंग का बनने का मतलब फिर हमें अलग प्रकार का, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन फिर एक हमें अलग अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी पूरे शहर की ग्रोथ की। नेक्स्ट प्लीज। तो मोटा मोटा जब मैं बार लेक की बात कर रहा हूं तो लेक से मतलब केवल वो नीला या काला एरिया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो नहीं है, उसके अलावा जो लेक का जो इकोसिस्टम है, पार्क होना, पब्लिक लैंड होना, उससे होता क्या है कि वो रेसिडेंशियल या कमर्शियल डिमांड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। कल को हम इन पार्कों को कन्वर्ट करते जाएंगे, लेक के फ्रंटेज को कन्वर्ट करते जाएंगे। बोट क्लब की सड़क यदि वो एक थ्रू रोड होती, मान लीजिए कि किसी को भदभदा जाना हो और आप सीधे वन विहार के अंदर से जा पा रहे होते, वो आप 250 रुपए यदि उसका वन विहार में घुसने का चार्ज ना होता तो वो एक मुख्य सड़क बन चुकी होती। तो क्योंकि वहां एक एक्स्ट्रा चार्ज है, इसलिए वो केवल एक रिक्रिएशनल कॉरिडोर की तरह बना हुआ है, दोनों तरफ दुकानें कम है, एक आखिरी में बोट क्लब पे जाके कुछ ही एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए वो केवल एक रिक्रिएशनल पर्पस की कॉरिडोर बनी हुई है, और वो हमें रिटेन करना है। जो मुख्य कॉरिडोर हैं उनके साइड में हमें फ्रिक्शन नहीं आने देना है। नेक्स्ट स्लाइड।
ये इनिशियल प्लान था आज से करीब 20 साल पहले हमारी बसों का। जब हम बोलते हैं TR, SR, ट्रंक रूट, सेकेंडरी रूट, जो हमारी बसों के नाम हैं वो बड़े ही लॉजिकली बनाए गए थे और उनको कैचमेंट की तरह बनाने की कोशिश की गई थी। लॉजिक वॉज कि अगर मैं एक डार्ट अपने मैप पे, भोपाल के मैप पे मारूं और वो एरो कहीं भी जाके लगे, उसके 15 मिनट की दूरी पे मुझे कहीं एक बस मिल जाए, वो बहुत अच्छा प्रपोजल हो सकता था। उसको चरितार्थ करने के लिए हमने जो अपने ट्रंक रूट्स थे उनको हमने BRTS कॉरिडोर की तरह माना। और वहां मैं आज भी ये मानता हूं कि मेट्रो आने के बावजूद सबसे बड़ी जिम्मेदारी शहर में बस सिस्टम की ही होने वाली है, कई कारणों से। क्योंकि कवरेज के हिसाब से मेट्रो हमारे पास 30 किलोमीटर की ही होगी, वो भी अभी एक फेज में नहीं बनेगी। तो बात आएगी कि उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, और बसें हमारे पास 300-350 बसें हैं शहर में और नई बसें भी आएंगी। तो ये एक्सट्रीमली राइट पॉइंट है दो चीजों का, कि एक तो हमें अपने वर्तमान BRTS कॉरिडोर को स्टैब्लिश करना है और मतलब उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। हमारे दो मत हो सकते हैं, कई शहरों में, दिल्ली में, कई जगहों में दो मत की बात हुई है कि BRTS के फायदे हैं, नुकसान है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बात कर रहा हूँ कि BRTS would be one of the solution for us, और it is one of the, because हुआ ये है कि सन 2010 से, जब हमको याद है सफेद मिनी बस चलती थी जब मैं छोटा था, आप सब तो काफी अनुभवी हैं, मुझे याद है सफेद मिनी बस के बाद मैजिक आई, मैजिक के बाद लाल बसें आई और अब हमारी मेट्रो आने वाली है। हर नई फैसिलिटी पुरानी फैसिलिटी की डिमांड को केवल कैप्चर करके बनाई जा रही है। मॉडल शेयर नहीं बदल रहा है। प्राइवेट व्हीकल में हम जो आज 25 साल पहले थे वही परसेंटेज हमारा आज भी है। यस, नेचुरली हमारी टोटल पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख हुई है, तो परसेंटेज पहले भी करीब 50% हम प्राइवेट वाहनों से चलते थे, आज भी 50%। तो हुआ ये कि जब सफेद बस बंद हुई, कुछ मैजिक आई जो छोटी ग्रामीण सेवा के नाम से चलने लगी, उसके बाद नीली बसें जो सीहोर, मंडीदीप और अलग अलग दिशाओं के लिए चलती थी, उनकी जगह पे फिर हमारे लाल बसों पर भी काफी आज भी चल रही है, लेकिन मोटा मोटा डिमांड शिफ्ट होती गई। हो ये रहा है कि आप अगर देखेंगे तो जो ऊपर जो पट्टा बना हुआ है नीले के ऊपर 25% वाला, वो ओवरऑल नहीं बदल रहा है, वो आपस में मोड में डिमांड बदल रही है। तो मेट्रो भी BRTS की थोड़ी सी डिमांड लेगा। तो क्या हम इस कॉस्ट पे अपनी मेट्रो बनाना चाह रहे हैं कि BRTS को हम अनसक्सेसफुल बनाएं, या लॉजिक ये कहता है कि मेट्रो के साथ BRTS को कॉम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे। ये नीचे वाले 4 हम पॉइंट पढ़ लेते हैं मोटा मोटा। BRTS की जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है कि इससे स्पीड कम हो जाती है। साहब, मैं 2 कहानियां सुनाना चाहूंगा, 2-2 मिनट की छोटी छोटी। भैंसाखड़ी एक छोटी जगह है चिराई अस्पताल के पास, जहाँ पे खजूर के झाड़ जो हमारे सड़क के साथ लगे हुए हैं, औरतें झाड़ तोड़ती हैं, उससे झाड़ू बनाती हैं, 5 रुपए का टिकट देके 5 रुपए का टिकट लेके वापस आती हैं। केवल बस चलने से आज वो 100 रुपया रोज कमा रही हैं, कॉस्ट नहीं है। वो बस नहीं होती तो वो घर में थी। ये बहुत छोटा एग्जांपल होगा हमारे शहर के लिए, लेकिन एक बस के चलने से जो बैरागढ़ से आगे आज वो फंदा या आज आइसर तक जाने लगी है, उससे खर्चा डेफिनेटली गवर्नमेंट का है, लेकिन आप एम्पावर बहुत लोगों कर रहे हो, बच्चे स्कूल अकेले जा पा रहे हैं। दूसरी कहानी यहाँ समझने वाली बात यह है कि रनिंग स्पीड आज बैरागढ़ से मंडीदीप BRTS कॉरिडोर में बैठ के आप 55 से 70 मिनट में ट्रिप पूरी कर सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल से ये ट्रिप अगेन 40 से 45 मिनट की ही है, बहुत अंतर नहीं है। और अगर आपके शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट व्हीकल से कॉम्पिटिट कर पा रहा है रनिंग स्पीड में, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम अच्छा कर सकते हैं। इट्स जस्ट हमें अपने BRTS कॉरिडोर को, क्योंकि बहुत आसानी से ये हो रहा है कि इनकी ओवरलैपिंग तो है ही नहीं। केवल रेलवे स्टेशन नादरा बस स्टैंड से लेके रानी कमलापति स्टेशन तक वाला कॉरिडोर में पुरानी लाल बसें चल रही थी और मेट्रो था। अदरवाइज तो हमारा BRTS कॉरिडोर स्टैंडर्डली इसके पैरेलल या कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ही है। बहुत आसानी से अगर हम आज भी वापस अपने काम पे काम करें, these systems can feed to metro, BRTS would be able to feed, and not just BRTS, हमारे पास मैजिक का सिस्टम है, ऑटो रिक्शा का सिस्टम है, इलेक्ट्रिक रिक्शा would be a new problem if not regulated on the corridors। तो कहीं ना कहीं इन सारे वाहनों को हमें ये समझना पड़े, और ये मार्केट रेगुलेटर अगर हम चलने देंगे तो सभी एक ही कॉरिडोर पे चलेंगे, क्योंकि सबको प्रॉफिट, सबको पैसा चाहिए। जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ये रिक्शा, कहीं ना कहीं जोन, रेंज, कॉम्प्लीमेंट्री रूट, उन पे हमें जानना पड़ेगा। ये ब्रॉड बात है। नेक्स्ट, ठीक है, बात कर ली मैंने। अब एक समस्या जब हमने बात करी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, दूसरी उससे बड़ी समस्या हमारा चौराहों की। पिछले 3 दिनों से मैं फॉर्चुनेट था कि हम कुछ विजन जीरो, एक मैनिट और पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और राज ट्रांसपोर्ट विभाग ने विजन जीरो नाम से एक वर्कशॉप करी मैरिट होटल में। मैं आज के समय में डीबी हॉल के चारों, डीबी मॉल का जो अगर आप नक्शा देखें तो एक रेक्टेंगुलर है, उसके 4 चौराहे हैं। बोर्ड ऑफिस चौराहा, जो डीबी जो
आपका शौर्य स्मारक, व्यापम और इसके बीच में जो डीबी के सामने एक चौराहा है। ये चारों एग्जाम्पल हैं कि हम अपने चौराहे कैसे ना बनाएं। अगर उन चारों चौराहों पे हम चल के खड़े होकर देख ले, वहाँ चलने की जगह से लेके रोशनी की जगह से लेके विजिबिलिटी, मतलब हर प्रकार की समस्याएं, यदि हम उन 4 चौराहों को इसी प्रकार के प्लेटफॉर्म के लोग हम सब शायद ना भी जा पाए, लेकिन अगर वहां पे 50-50, 100 लोग अगर चलना शुरू करें, तो जब मैं चलता हूँ सड़क पे तो मेरी माँ मेरे हाथ पकड़ के खींचती, गाड़ी आ रही है साइड हो जा। और शायद मुझे ये समझाना पड़ता है कि साहब मेरी भी उतनी सड़क है, लेकिन वो अपने फर्ज में उतनी सही है कि ये सब बातें ठीक है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान दे रही है। तो उस सड़क पे जब वो हॉर्न मारने के बाद अगर वो साइकिल यात्री या जो पैदल यात्री है उसको अगर जल्दी है, तो कार को भी उतनी ही जल्दी है। शायद दोनों में से किसको ज्यादा जल्दी है, शायद मुझे लगता है पैदल या साइकिल यात्री को। नेक्स्ट, ये 5 किलोमीटर कॉरिडोर है मोती मस्जिद से माता मंदिर, धर्मनिरपेक्षता का बहुत बढ़िया कॉरिडोर है, मंदिर से मस्जिद तक चलता है 4 किलोमीटर का कॉरिडोर। इसमें 80 मीटर का भी क्रॉस सेक्शन है और 8 मीटर का भी क्रॉस सेक्शन है। हमारे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी, आप समझिए, आपको शायद साफ दिख नहीं रहा होगा, बस मैं बताना चाह रहा हूँ। उस 3.9 किलोमीटर के कॉरिडोर में, जो भोपाल का मुख्य कॉरिडोर है, उस पे चौराहों में 6 मीटर की सड़क भी जुड़ती है और 80 मीटर की भी सड़क है। तो किस प्रकार की यूनिफॉर्मिटी हम अचीव कर पाएंगे? नेक्स्ट, तो वही बात है कि अगर हम एक टीम उतनी ही मजबूत होती है, एक कड़ी उतनी ही मजबूत होती है जितना उसका वीकेस्ट मेंबर। हमारे वीकेस्ट मेंबर इतने सारे हैं और इतने अनरेगुलेटेड हैं कि हमारा नेटवर्क उतना कमजोर हो जाता है। ये 2 एपिक एग्जांपल हैं हमारे, रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए या एयरपोर्ट के अड़ोस पड़ोस में। एक वीर सावरकर सेतु है और एक एयरपोर्ट के पास एक तिराहा है। दोनों की ज्योमेट्री ठीक नहीं है, या ठीक है तो काफी कम स्पीड के लिए ठीक है। आप 10 की स्पीड में चलेंगे तो ठीक है, 40 की स्पीड और 50 की स्पीड पे ठीक नहीं है। बाय सिंपल लॉजिक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेसिक जो हम कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, अगर आपकी गति बढ़ेगी तो tan θ = v²/gr, रेडियस के साथ स्पीड का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यदि आप कर्व ज्यादा मोड़ रहे हो तो आप स्पीड ज्यादा कैसे कर सकते हो? ये पता नहीं कैसे बन गए, मतलब शायद इन पे आज भी समय हो तो हमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हैं। हर 15वें दिन में बहुत खराब खबरें आती हैं। उसकी पैरापेट वॉल 4 जगह से टूट चुकी है, हम केवल उसको रिपेयर करते हैं, विजिबिलिटी के चैलेंजेस हैं और संभव है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा हटाना होगा, ये माइनर ट्रीटमेंट हमको करने पड़ेंगे, एटलीस्ट उसको नेचुरली वर्केबल अगर बनाए रखना है तो। नेक्स्ट प्लीज। ब्रॉडली रोड सेफ्टी को पकड़ना है तो रोड सेफ्टी के कई कारण हैं, मतलब कई पूरक हो सकते हैं, जिसमें चौराहा, तो हमें अपने चौराहे पकड़ने हैं, हमें कॉरिडोर पकड़ने हैं। रोड साइड पार्किंग की बात है। नेक्स्ट प्लीज। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है पार्किंग का। भोपाल में 45 पार्किंग थी, आज 15 बची हैं, अनपेड और पेड, उसमें कई लोग पैसे लेते हैं। एग्जांपल देना चाहूंगा, ये न्यू मार्केट टॉप एंड टाउन के सामने एक पार्किंग कार की जगह है। हम उसको कितनी सब्सिडी देते हैं आप अगर इमेजिन करें, एक पार्किंग की जगह में अगर कोई एक ठेला लगाए और बोले मैं आपको दिन के 100 रुपए दूंगा क्योंकि पार्किंग में आप उससे ज्यादा कमा नहीं रहे हो, 200 दे दूंगा, शायद सरकार ना माने, क्योंकि उससे ज्यादा रेवेन्यू है ही नहीं पार्किंग लॉट का। छोटी सी बात है, अगर तीन कार पार्किंग की जगह में एक ट्रक खड़ा हो सकता है, तो मैं हैवी व्हीकल एक लाता हूँ, रात को ट्रक खड़ा कर देता हूँ न्यू मार्केट में, 3 पार्किंग लॉट, दिन भर का पार्किंग पैसा दे देता हूँ, 200 गुणा 3, 600 रुपया, 800 रुपया। सरकार को उससे ज्यादा पैसा मिलना नहीं है, तो आप 800 रुपए का ट्रक, 800 रुपया दीजिए और एक ट्रक खड़ा कर दीजिए वहां पे। और छोड़ते हैं छोटे बच्चों के लिए, अगर मुझे एक ऑफिस खोलना है, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट बनाता हूँ, 4 पार्किंग की जगह लेता हूँ, दिन के 600 रुपए होते हैं, 800 रुपए होते हैं, मैं दिन के 800 रुपए सरकार को देता हूँ, वहाँ ऑफिस चलाता हूँ। अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ही मेरा एजेंडा है पार्किंग के नाम से, मोटा मोटा आज हम 8,900 रुपया एक्चुअल कॉस्ट है ये निकाले हुए, आज हम प्रति 100 स्क्वायर मीटर 8,900 रुपया ले रहे हैं पार्किंग से न्यू मार्केट में, जिसका एक्चुअल कमर्शियल या रेजिडेंशियल वैल्यू उसी जगह पे इससे कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा है। तो बेसिकली हम किसके लिए अपनी पार्किंग पॉलिसी बना रहे हैं? कार यूज करने के लिए या बाकी? हमारे यहाँ कार पार्क करना सस्ता है, दुकान चलाना, लाइवलीहुड चलाना महंगा है, रहना महंगा है। तो ये फैक्ट है, अनलेस हम अपनी इन्फोर्समेंट को इम्प्रूव करें, प्राइसिंग को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट, तो एक छोटी सी हमने कोशिश की थी अभी मणिपुर में, अभी समय ठीक नहीं है मणिपुर में, लेकिन एक 100 मीटर के स्ट्रेच में एक स्ट्रीट मार्शल, आखिरी स्लाइड है,
कि स्ट्रीट मार्शल एक वो व्यक्ति होगा जो सड़क पे पार्किंग को इन्फोर्स भी कराएंगे, सड़क के गड्ढे भी बताएंगे, स्वच्छता मित्र भी होंगे, इंक्रोचमेंट पे भी बात करेंगे और वो सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल होगा, पार्किंग हाई प्राइस्ड होगी, जिम्मेदारी होगी इन्फोर्समेंट की। हम पूरे शहर की बात कर ही नहीं रहे, हम तो बोल रहे हैं 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर जहां हम शुरू करना चाहें, जहां डिमांड हो, जहां पार्किंग इन्फोर्स कर सकते हो और जहां हमें कुछ समस्याएं हैं जो कि मल्टीफेसेटेड हो। नॉनदलेस ये पूरा कहीं काम नहीं करेगा जब तक पुलिस साथ नहीं होगी, क्योंकि इन्फोर्समेंट के नाम पे आपको पुलिस बैकअप चाहिए ही चाहिए। इसीलिए शुरुआत में कुछ पायलट्स किए जा सकते हैं। Next. और लास्टली हम बिल्कुल साइलेंट हैं फ्रेट पे। इस शहर में प्रतिदिन 8000 पीसीयू के इक्विवेलेंट फ्रेट या माल भाड़ा आता है। नो एंट्री चार्जेस 200 रुपए से 8000 रुपए के बीच में है, अलग अलग प्रकार के चालान हैं। पर अगर मैं 1 करोड़ रुपए का सामान लेके आ रहा हूँ, 50 लाख रुपए का सामान ट्रक में लेके आ रहा हूँ, तो 8000 का चालान बेमानी है। मैं नो एंट्री का चालान आसानी से 200 रुपए से लेके 8000 जो भी चालान लगे मैं देख के अपना काम खत्म करके जाऊं, क्योंकि मुझे एक दिन इंतजार करने का कॉस्ट इज मच हायर देन द चालान। तो कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेटेड एफर्ट भी पकड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमारी जो इकोनॉमी, हमारा जो बिजनेस है वो फ्रेट से चलता है। तो ये कहना कि दिन भर में ब्लैंकेट फ्रेट बैन होगा, रिस्ट्रिक्शन, ये केवल हम आप हैं, क्योंकि शायद सामान या फ्रेट या माल भाड़ा तो अपना आंदोलन कर नहीं सकता, या उनके जो एजेंट्स हैं, जो फ्रेट फॉरवर्डर्स, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन एज ए पैसेंजर हमें लगता है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट लगातार चलना चाहिए और फ्रेट मूवमेंट को रोक दिया जाए, रात के बाद देखी जाएगी। विद ई कॉमर्स, विद न्यू कंसोलिडेशन, दिस इज गोइंग टू बी ए न्यू प्रॉब्लम। तो फ्रेट या माल भाड़े की समस्या एक बड़ी समस्या है जिसे हम पकड़ सकते हैं। शुरू करने के लिए एक छोटा एग्जांपल, हम 4 चौराहे ठीक करें, 4 कॉरिडोर ठीक करें, 4 पार्किंग ठीक करें, और अगर उन्हें मेरे वेरी डूएबल, मतलब बहुत अच्छा लगा। शुरुआत है, आगे और डिटेल्स आपसे लेंगे। आपसे भी अपेक्षा है कि और स्टूडेंट्स को आप इन्वॉल्व करेंगे। शुरुआत में हम सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जितने 8-10 इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी और लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। सिर्फ 2 पॉइंट्स पे आपकी राय चाहूंगा एज एन इंटेलेक्चुअल, एज ए थिंकर, फिलोसोफर, कि ये 2 चीजें मुझे लगता है। अब जैसे मेट्रो का हम सब जानते हैं कि फेल होगी, सरकार की खुद की भी स्कीम है कि सरकार ने बदल दिया कि 35 लाख से कम में अब मेट्रो कहीं पे अलाउड नहीं है, पर तब तक भोपाल की वो लॉबी पास करवा चुकी थी, तो फेल तो होना ही है। तो बार बार मुझसे लोग पूछते थे जब फेल होगा तो चलेगी कैसे। उसका सिंपल तरीका उस दिन अपना डिस्कस भी किया था। सिंपल तरीका है कि पूरा भोपाल बदलेगा, सारी बिल्डिंगें जहाँ भी मेट्रो बना उसके पास मल्टी स्टोरी होंगी। तो वी आर हैविंग द वर्स्ट ऑफ दिल्ली, ये तो होने वाला है। तो अगर मुझे एज ए ले पर्सन 2 चीजें करनी हो तो मैं 2 चीज जो करना चाहूंगा, आपने जो छोटी ग्लोबल बताई बात अलग है, एक किसी तरीके से सेकंड मेट्रो की लाइन अगर रुक सके और उसको सर्कुलर पे कुछ कर सकें, और दूसरा बीआरटीएस को कंसोलिडेट कर चुके, तो क्या मैं सही होऊंगा क्या? सर मैं अलाइनमेंट पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करूंगा कि नया अलाइनमेंट कैसा हो, पर बीआरटीएस के बिना ये शहर नहीं चल। बीआरटीएस से मेरा मतलब है एक रोबस्ट बस सिस्टम, जिसमें बीआरटीएस से मतलब है डेडिकेटेड कॉरिडोर। तो बिल्कुल बिना बीआरटीएस और बस में हमें बिना कुछ सोचे बहुत सारी मेहनत करने की आवश्यकता है। और अलाइनमेंट की जहां तक बात है, ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मैं बिना एक सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा था आपसे, कम से कम इतना तो, जैसे पहले कुछ डिले हुआ किसी वजह से, कितना तो हम डिले कर सकते हैं कि जब पहली लाइन बन जाए और उसमें 50% ट्रैफिक आने लगे, तब तो हम मान लेंगे। तब तक शहर पे क्या असर पड़ रहा है, तब तक सेकंड लाइन थोड़ा रोकती जाए, वरना अगर सेकंड लाइन भी बन गई तो कोई और रास्ता नहीं बचेगा पूरे शहर को तोड़ने के अलावा। कपूर साहब, जो दिक्कत है वो ये है कि जो स्मार्ट सिटी में वो कह रहे हैं कि हम एफआईआर देंगे, और इस समय मेरी बिल्डिंग बनी हुई है कॉर्नर पे उस एफआईआर के, उसमें एफआईआर है 1। तो जो दिक्कत है, जो सारी दिक्कत है वो रोकने की बात आप जो कर रहे हो जी, चाहे बीआरटीएस बने चाहे मेट्रो बने, एंड दैट इज व्हाट इज द इंसेंटिव। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। एक पॉइंट ऐड करके मैं बंद करूंगा। वो नहीं, आप फेयर वाली बात एक सेकंड मुझे लास्ट 1 मिनट बस तक नारायण व्यास जी के शुरू करें तब। आपने इसमें जो डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक का 45 किलोमीटर बताया, वेयर फ्रॉम दिस डेटा इज गवर्नमेंट डज नॉट से दैट। सर ये इनॉग्रेट करने के बाद ये पूरे कॉरिडोर में रनिंग किलोमीटर है दोनों दिशाओं का मिला के, जिसमें लिंक रोड पे इन्होंने, आपको याद होगा, नारंगी रंग के फ्लेक्सिबल कोन्स भी लगाए थे, काट दिए सर। वो जब बनाया था तब का डेटा है, जब बीआरटी शुरू किया था पूरी लिंक रोड पे। इट इज नॉट द करेक्ट डेटा एक्चुअली 45 किलोमीटर।
सर दिस इज एज लेकिन सर पर अभी तो आप 0.5 किलोमीटर नहीं चला सकते साइकिल की। नहीं सर, वो तो डेडिकेटेड बनाया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ है, मैं ये बता रहा था कि जब बनाया गया तो 45 रनिंग किलोमीटर, तात्पर्य ये कि 22.5 दोनों में ये बनाया गया। मैं बात ही नहीं कर रहा चल सकते कि वो तो चल ही नहीं सकते। नहीं, अभी जो बता रहा हूँ जी, पहले और उसका जी, कि आप 1 किलोमीटर कहीं भी साइकिल नहीं चला सकते, साइकिल की बेशक नहीं चला सकते सर, सर, जहाँ मुझे बताइए- जहाँ जगह है वहाँ Last वहाँ comment। मैनेज नहीं है, जहाँ डिमांड है वहाँ इंक्रोच है। मैं बात कर रहा था एफएआर की, पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट यूटिलाइज्ड एफएआर आज की डेट में 1.8 और 2 से ज्यादा कहीं नहीं है यूटिलाइज्ड। हम मानना है ये हमारा कि हम 4 एफएआर पहुंची। एफएआर प्रपोज करना और यूटिलाइज करना बहुत दूर की कौड़ी है। अहमदाबाद के पोल, साउथ बॉम्बे, कोलाबा, ये 2-3 ऐसे एरिया हैं, कुछ चेन्नई में सौकरपेट, जहां आप 2-2.5, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक बिल्डिंग प्लॉट लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जोनल लेवल और वार्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ। एक वार्ड में पूरा एफएआर 4 का यूटिलाइज करना, हम पूरा शहर अपना देश बदल देंगे। What is proposed and what gets utilized is very different.